जब लीरू ड्रेसिंग रूम के अंदर दाखिल हुई तो उसने अंदर खड़ी सॉन्ग यान को आवाज देने के लिए अपना मुंह खोला ही था। तभी मेकअप रिमूवर से भरी बाल्टी उसके चेहरे पर सीधा आकर गिरी और लीरू के मुंह में थोड़ा सा घोल चला गया। वो खांसने और थूकने लगी और जैसे ही उसने अपना चेहरा पोंछना शुरू किया उसकी हालत और भी डरावनी लगने लगी। आखिरकार लीरू की उम्र 40 के पार थी और जवान दिखने के लिए वो हर दिन अपने चेहरे पर भारी मेकअप किया करती थी। उस दिन भी उसने अपने चेहरे को अच्छी तरह से रंगा था, लेकिन जैसे ही मेकअप रिमूवर की बाल्टी उसके चेहरे पर गिरी उसका झुर्रियों भरा और बड़े रोम छिद्रों वाला असली चेहरा सामने आ गया। अंदर मौजूद अभिनेत्रियां यह समझ ही नहीं पाईं कि जिसे निशाना बनाया गया था उसकी जगह कोई और आ गया है और वे जोर जोर से हंसने लगीं। वे आपस में हाई फाइव करने लगीं और कुछ ने तो अपने मोबाइल निकालकर तस्वीरें लेनी शुरू कर दीं, यह सोचकर कि इस हालत में सॉन्ग यान की तस्वीरें भविष्य में ब्लैकमेल करने के काम आएंगी। हालांकि वे इतनी ज्यादा हंसी में डूबी हुई थीं कि ठीक से एक भी साफ तस्वीर नहीं ले सकीं, जो कि अपने आप में एक किस्म की किस्मत थी। जब ड्रेसिंग रूम के अंदर हंसी और तालियों का शोर थमा और सब सॉन्ग यान का मजाक उड़ाने को तैयार हो रही थीं कि बिना मेकअप के वो कितनी बूढ़ी और भद्दी लगती है, तभी उनकी नजरों के सामने असली सॉन्ग यान खड़ी दिखी, बिल्कुल सही सलामत, उस बाल्टी वाले हादसे से दूर। एक एक करके सभी लड़कियां एक कदम पीछे हट गईं और तब जाकर उन्होंने गौर किया कि जो इंसान उस बाल्टी की मार से भीग चुकी थी वो सॉन्ग यान नहीं बल्कि कोई और थी। बाल्टी पकड़े खड़ी लड़की का चेहरा पीला पड़ गया और उसने हकलाते हुए कहा, अ, अगर वो वहां खड़ी है तो ये कौन है? यही सवाल उन सभी लड़कियों के दिमाग में गूंजने लगा जिन्होंने इस साजिश की शुरुआत की थी। जैसे ही लीरू ने अपनी कमर सीधी की, सभी लड़कियों के चेहरों का रंग उड़ गया और बाल्टी पकड़े लड़की के हाथ से बाल्टी जमीन पर गिरकर जोर से टकराई। हंसो, हंसो, बस यही करना आता है ना तुम सबको, निकम्मी कहीं की! लीरू गुस्से से चिल्लाई। सालों हो गए इस कंपनी में आए हुए, लेकिन एक भी ढंग का रोल नहीं मिला किसी को, और खुद को इतनी बड़ी चीज समझने लगी हो कि अपनी ही एजेंट पर हाथ उठाने की हिम्मत कर ली। क्या लगता है तुम्हें मैं तुम्हें 2 क्लिक में इस कंपनी से बाहर नहीं निकाल सकती? ली रू अपने करियर को लेकर बेहद गर्वित थी। भले ही वो सिर्फ एक सी ग्रेड एजेंट थी, लेकिन वो स्काई हाइट एंटरटेनमेंट की स्टार चेहरा सॉन्गलान को मैनेज करती थी। सोचो, कंपनी के फेस की एजेंट के साथ ऐसा व्यवहार! लीरू का गुस्सा फूट पड़ा। इन सब अभिनेत्रियों की हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं। आखिर ये सब खुद को समझती क्या थीं? सभी अभिनेत्रियां कांपने लगीं। भले ही उनका कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन हकीकत में वे सब सिर्फ छोटी-मोटी हस्तियां थीं, जिनका इंडस्ट्री में कोई खास वजूद नहीं था। उनमें से सिर्फ सॉन्ग लान ही थी, जो दर्शकों और कंपनी दोनों के बीच में एक जानी-पहचानी शख्सियत थी। और सबसे बड़ी बात, वो फू यू शेन की दोस्त थी और अफवाहें थीं कि वो सीईओ फू यू शेंग की गर्लफ्रेंड भी है। फू यू शेंग और फू यू शेन से संबंध बढ़ाने के लिए ही इन अभिनेत्रियों ने सॉन्ग यान को परेशान करना शुरू किया, क्योंकि सॉन्ग लान को वो पसंद नहीं थी। अब तक वे पकड़ी नहीं गई थीं, तो आज क्या गलत हो गया? आखिर आज सॉन्ग यान की जगह लीरू कैसे अंदर आ गई? सॉन्ग यान हाई हील्स की टक टक करती आवाज के साथ ड्रेसिंग रूम के अंदर दाखिल हुई। फिर उसने लीरू की ओर एक बेरुखे भाव से देखा और कहा, ये तो बड़ी किस्मत की बात है लीजी जी कि आज ड्रेसिंग रूम में आप अंदर आईं। सुना है कि आज डायरेक्टर शिया का कंपनी राउंड है। सोचो अगर वो यहां आ जाती तो क्या होता। शिया छिंगहुआन कंपनी की डायरेक्टर थीं और अपनी सख्ती के लिए मशहूर थीं। हर हफ्ते वो खुद पूरे ऑफिस में घूम घूम कर चेक करती थीं कि सब कुछ ठीक से चल रहा है या नहीं। खुशकिस्मती से फूयू शेंग को अपने भाई की काबिलियत पर पूरा भरोसा था, वरना फूयू शेन कब का कंपनी को गर्त में ले जा चुका होता। सॉन्ग यान की बात सुनते ही लीरू का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसे खुद पर गुस्सा आया। इतनी बड़ी बात वो कैसे भूल गई कि आज डायरेक्टर शिया का इंस्पेक्शन डे है। अगर सॉन्ग यान की जगह डायरेक्टर शिया इस ड्रेसिंग रूम में आती
तो इन लड़कियों की बेवकूफियों की सजा उसे भुगतनी पड़ती, और वो अंजाम तो सोच पाना भी मुश्किल था। हमें हमें तो पता ही नहीं था। वेंजी, जिसने मेकअप रिमूवर फेंका था, तुरंत अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए बोली, हम तो बस सॉन्ग जीजी के साथ एक हल्का फुल्का मजाक करना चाह रहे थे। इतने दिनों बाद वो कंपनी आई तो सोचा एक फ्रेंडली सरप्राइज देंगे, बस, और कुछ नहीं। हाँ, बिल्कुल। वू लिंगयुन ने तुरंत वैन जी का साथ देते हुए सॉन्ग यान की तरफ एक बनावटी माफीनुमा मुस्कान फेंकी। उसे यकीन था कि सॉन्ग यान हमेशा की तरह इस बार भी सब माफ कर देगी। सॉन्ग जीजी, हमें गलत मत समझिए, हम तो बस मजाक कर रहे थे। दिल पर मत लीजिए ना, आपसे मिले हुए 2 हफ्ते से भी ज्यादा हो गया था। हम तो बस आपको एक गर्मजोशी भरा स्वागत देना चाह रहे थे। लगता है हमसे भूल हो गई, माफ कर दीजिए ना, दोबारा ऐसा नहीं होगा। अच्छा, तो तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रही थीं? सॉन्ग यान ने वही मासूम सी मुस्कान चेहरे पर रखते हुए पूछा, जो वो अक्सर इन लड़कियों के सामने रखा करती थी। बिल्कुल, वेन जी ने आत्मविश्वास से कहा। उसे तो यकीन था कि सॉन्ग यान अब तक उससे भी बुरी हरकतें माफ कर चुकी हैं। कभी शावर रूम में बंद कर देना, कभी इवेंट के लिए रखी ड्रेस पर जानबूझकर करी गिरा देना। ये सब मजाक सॉन्ग यान पहले भी सह चुकी थी। इस बार का तो कुछ खास भी नहीं था। वो मानकर चल रही थी कि सॉन्ग यान फिर वही दया की मूर्ति बनेगी और सब कुछ नजरअंदाज कर देगी। लेकिन तभी, जब उन्हें लग रहा था कि सॉन्ग यान फिर से अपनी उस आदत के अनुसार बुराई का जवाब भलाई से देगी, उसी पल सॉन्ग यान ने अपने पर्स से मेकअप रिमूवर की एक बोतल निकाली और बिना किसी चेतावनी के सीधे वेन जी के चेहरे पर उसका सारा घोल उछाल दिया। सॉन्ग यान, तू कमीनी, तूने ये कैसे कर दिया मेरे साथ? तू तो गई समझ, तुझे ठीक ना किया तो मेरा नाम बदल देना। वैन जी की हालत शर्मिंदगी से बुरी हो गई थी। मेकअप रिमूवर ने उसके चेहरे का कंसीलर हटा दिया था और उसके गहरे काले डार्क सर्कल्स साफ नजर आने लगे थे। बाकी की अभिनेत्रियां पूरी तरह से सॉन्ग यान की हर हरकत पर ध्यान दे रही थीं। जैसे ही उसने बोतल निकाली, उन्होंने समय रहते झुककर खुद को बचा लिया और वेन जी जैसी बेइज्जती से बच गईं। वरना उनके भी चेहरे से सच्चाई दुनिया के सामने आ जाती। इस ख्याल से ही उनके रोंगटे खड़े हो गए। आखिर वो भी अब 20-22 की नहीं रहीं, और अपने चेहरे के दाग धब्बों को छुपाने में उन्हें कितनी मशक्कत करनी पड़ती थी, ये वही जानती थी। अगर उनका बिना मेकअप चेहरा सबके सामने आ जाता तो वो सोचकर ही कांप उठी। इतना चिल्ला क्यों रही हो? सॉन्गयान ने शांत भाव से पूछा और मेकअप रिमूवर की खाली बोतल डस्टबिन में फेंक दी। तुम सबने ही तो कहा था कि यह मजाक मेरा स्वागत करने के लिए था। मुझे कोमा से होश में आए 2 दिन हुए हैं और तुम सबने इतना दिल से स्वागत किया, तो क्या मुझे भी तुम सबके लिए एक छोटा सा मजाक नहीं करना चाहिए? तो अब हंसी क्यों नहीं आ रही? उसने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी मुस्कान में गहरा व्यंग्य छिपा था। सॉन्ग यान के इस तीखे जवाब से वेन जी जैसे हवा में ही घुट गई। उसे कभी सोचा भी नहीं था कि जो सॉन्ग यान हमेशा झुकी रहती थी, वो एक दिन इस तरह मुंह तोड़ जवाब देगी। वेन जी ने उसे घूरा, जैसे आंखों ही आंखों में बदला लेने की धमकी दे रही हो। लेकिन अब सॉन्ग यान पहले जैसी नहीं रही। उसने बिना डरे सिर्फ एक भौं ऊपर उठाई और सीधा वेन जी की आंखों में देखती रही। बस, बहुत हो गया, अब सब तैयार हो गए हो तो बाहर निकलो। ली रू, जो अब भी मेकअप रिमूवर से लथपथ थी, तुरंत मामला संभालने आगे आई। आमतौर पर ऐसे मामलों में वो ज्यादा ध्यान नहीं देती थी, लेकिन आज बात अलग थी। वो किसी भी हालत में सॉन्ग यान के लुक्स को बिगड़ने नहीं दे सकती थी। प्रेसिडेंट लियाओ को सब कुछ एकदम परफेक्ट चाहिए होता है। अगर इन लड़कियों की वजह से सॉन्ग यान को कोई नुकसान हुआ, तो सॉन्ग लान सबसे पहले उसी का सिर फोड़ती। जैसे ही बाकी लड़कियां चली गईं, ली रू ने सख्ती से सॉन्ग यान की तरफ देखा और कहा, सॉन्ग यान, मुझे पता है इन लड़कियों ने हद पार कर दी थी, लेकिन तुम्हें भी थोड़ा नरम रवैया रखना चाहिए। आखिर वो सब तुम्हारी जूनियर्स हैं। सॉन्ग यान ने कुछ नहीं कहा, बस भेड़ जैसी मासूमियत के साथ सिर झुका लिया। लेकिन उसके चेहरे पर ऐसी बर्फीली ठंडक थी कि अगर ली रू ने उसे देख लिया होता
तो शायद वहीं जमकर गिर पड़ती। ली रू के इस उपदेश को सुनते हुए सॉन्ग यान की आंखों में एक पल के लिए तीखा व्यंग्य कौंधा और होठों पर एक हल्की ठंडी मुस्कान तैर गई। जूनियर्स, ये लड़कियां तो बस एक हफ्ते बाद कंपनी में आई थीं, फिर ये मेरी जूनियर कब से हो गई? ली रू तब तक बोलती रही। बुराई का जवाब भलाई से दो वाली अपनी पुरानी रट लगाती रही। उसे लगा कि सॉन्गयान कुछ नहीं कह रही है, मतलब वो समझ चुकी है। आखिरकार जब ली रू चुप हुई तो उसने एक गंभीर चेहरा बनाया और सख्ती से बोली, मैं अब जाकर कपड़े बदलती हूं। तुम्हारे लिए मेकअप आर्टिस्ट भेजती हूं। तुम बस उसे बता देना कि तुम्हें किस तरह का लुक चाहिए। ध्यान रहे, लुक प्रेसिडेंट लियाओ की पसंद के हिसाब से तैयार हो। जीली जी, सॉन्गयान ने शांत स्वर में कहा। लेकिन जैसे ही ली रू ड्रेसिंग रूम से बाहर निकली, सॉन्गयान का मासूम और आज्ञाकारी चेहरा एकदम ठंडे पत्थर जैसे भावों में बदल गया। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने लिए तय की गई ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर बैठी। फिर उसने अपना फोन निकाला और उस मेकअप आर्टिस्ट का इंतजार करने लगी जिसे ली रू ने भेजा था। करीब 15 मिनट बाद एक 20-22 साल की लड़की हड़बड़ाते हुए अंदर घुसी। उसका संतुलन बिगड़ा और वो जमीन पर गिरते गिरते बची। किसी तरह खुद को संभालते हुए वो तेजी से सॉन्गयान की ओर बढ़ी। नमस्ते, मैं लिन यी हूं। आज मैं आपका मेकअप करूंगी। सॉन्गयान ने भौहें सिकोड़ लीं। उसने अपना फोन बंद किया और पीछे मुड़कर देखा। ढीले ढाले कपड़े, आंखों को छुपाते हुए बड़े मोटे चश्मे और बार बार शर्ट के किनारे से खेलती कांपती उंगलियां। नई लड़की। सॉन्गयान जानती थी कि भले ही लीरू ने कहा हो कि वह उसकी मदद के लिए कोई भेजेगी, लेकिन वो कभी किसी कुशल मेकअप आर्टिस्ट को नहीं भेजेगी। कहीं सॉन्गलान को गलतफहमी न हो जाए। ये साफ था कि ली रू अब भी उसे हल्के में ले रही थी। अच्छा है, सॉन्गयान के होठों पर एक तीखी मुस्कान उभरी। अगर आज मैंने उस औरत को उसकी औकात न दिखाई तो मेरा नाम भी सॉन्गयान नहीं। उसने लिन यी को एक नजर देखा, जो अब भी घबराई हुई खड़ी थी। शायद किस्मत फिर से उसका साथ दे रही थी। यह लड़की उस योजना के लिए एकदम सही थी जो सॉन्गयान के दिमाग में थी। उसने अपने फोन पर एक तस्वीर खोली और लिन यी को दिखाते हुए सख्ती से कहा, मुझे ऐसा लुक चाहिए। लिन यी ने तस्वीर देखी और घबराकर हल्का सा थूक निगल लिया। क्या आप सच में यही चाहती हैं? सॉन्गयान ने कुर्सी पर आराम से पीठ टिकाई और हाथ सीने पर बांधते हुए बोली, क्या मैं तुम्हें डगमगाती दिख रही हूं? लिन यी ने उस बर्फ सी शांत और सख्त चेहरे वाली महिला की ओर देखा और मन ही मन सोचा, ठीक है, इसके नैन नक्श तो इस लुक को कैरी करने लायक हैं। तुमने अपने साथ किया क्या है? जब लीरू ने सॉन्गयान को पहली बार कंपनी से बाहर निकलते देखा तो उसके हाथों में खुजली होने लगी। अगर उसे ट्रेंडिंग में न आ जाना होता तो वो वहीं उसे एक थप्पड़ जड़ देती। वो सॉन्गयान को एक कोने में खींच कर ले गई और खुद को चिल्लाने से रोकते हुए फुसफुसाई, ये कैसा लुक है? सॉन्गयान ने मासूमियत से पलकें झपकाईं, जैसे उसे समझ ही न आया कि लीरू गुस्सा क्यों हो रही है, और बड़ी बेगुनाही से बोली, लेकिन सबको तो बोल्ड वुमन पसंद होती है। बोल्ड वुमन? तुम किसी सड़क से उठाई गई औरत की तरह लग रही हो। लीरू ने गहरी सांस ली, जैसे खुद को काबू में रखने की पूरी कोशिश कर रही हो। उसने कंपनी के गेट की ओर इशारा करते हुए कहा, अभी अंदर जाओ और अपना लुक बदलो। लेकिन अभी 7 बज चुके हैं। मीटिंग 8 बजे की है। क्या हम प्रेसिडेंट लियाओ को इंतजार करवाएंगे? सॉन्गयान ने अपने होठों को थोड़े से गुस्से और बेबसी के साथ बाहर निकालते हुए कहा। लीरू ने अपना गुस्सा अंदर ही अंदर पी लिया। उसने मुट्ठियां भींच लीं और खुद को रोकते हुए बोली, तुम यहीं रुको, मैं टैक्सी बुलाती हूं। प्रेसिडेंट लियाओ को इंतजार करवाना कोई विकल्प नहीं था। उसे अब इसी बोल्ड सॉन्गयान को लेकर जाना पड़ेगा। जैसे ही लीरू वहां से गई, सॉन्गयान ने आंखें घुमाईं और धीरे से फांक यानली को पुकारा। सामने देखते हुए उसने सिर थोड़ा टेढ़ा किया और धीमे स्वर में कहा, पार्किंग लॉट के कोने में एक चूहिया छुपी हुई है, जाकर पकड़ उसे। फांग यानली ने एक शरारती मुस्कान के साथ सलामी दी। आय आय कैप्टन। फिर वह हवा में तैरती हुई उस ओर बढ़ गई जहां सॉन्गलान छुपकर सब कुछ देख रही थी।
सोंगलान, जो पार्किंग लॉट और अपार्टमेंट बिल्डिंग को अलग करने वाली हेज के पीछे छुपी हुई थी, बार बार कोशिश कर रही थी कि सोंग यान की एक अच्छी तस्वीर ले सके। लेकिन चाहे वो जितनी बार भी एंगल बदले, सोंग यान हर बार घूम जाती, जिससे एक साफ तस्वीर लेना मुश्किल हो रहा था। जब सोंग यान ने 7वीं बार मुड़कर देखा, तो सोंग लान का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपने हाथ में पकड़े मोबाइल को कस कर दबा लिया और गुस्से में अपने दांत पीस डाले। अब क्या छुपा रही है तू, चरित्रहीन औरत? ऐसे कपड़े पहनकर साफ दिख रहा है कि किसी मर्द को फंसाने जा रही है। बस एक बार मुड़ जा, ताकि मैं तेरी एक ढंग की फोटो ले सकूं। लेकिन सोंगलान इस कदर अपनी हरकतों में व्यस्त थी कि उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं हुआ कि उसके आसपास की हवा अचानक हड्डियों तक जमा देने वाली ठंडी हो गई है। फांग यानली, जो सोंगलान के मुंह से निकले एक एक अपशब्द को सुन चुकी थी, अंदर ही अंदर उबल रही थी। कम से कम 500 सालों से वह सोंग यान की मित्र थी और उसे बेहद प्रिय मानती थी। भले ही वह खुद सोंग यान की तरह मानव रूप नहीं ले सकी थी, लेकिन उसमें कभी कोई जलन नहीं थी। वो खुद को सोंग यान की मित्र और आत्मिक सेविका मानती थी और इसी रूप में खुश भी थी। अब ये सोंग लान, जो किसी और के पति को फंसाने की फिराक में थी, उसी की बदनामी कर रही थी। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हुम्फ, बड़ी मोटी चमड़ी है ना? फांग यानली ने ठंडी हंसी हंसते हुए फुफकारा और एक झटके में हवा में लहराकर सोंगलान के शरीर में समा गई। हालांकि सोंगलान ने एक रक्षात्मक तावीज पहना हुआ था जो भूत प्रेत से बचाता था, लेकिन वो तावीज एकदम शुरुआती स्तर का था। फांग यानली की साधना के सामने उसकी कोई औकात नहीं थी। ना ही तावीज ने कोई असर दिखाया, बल्कि जैसे ही फांग यानली ने प्रवेश किया, उसका सुरक्षा चक्र टूट गया और तावीज बेकार हो गया। जैसे ही फांग यानली ने सोंगलान का शरीर पूरी तरह अपने नियंत्रण में लिया, वो लड़की, जो अब तक झुकी झुकी घूम रही थी, एकदम कठपुतली की तरह अकड़ गई। वो हेज से बाहर निकली और सीधे पार्किंग के सबसे कोने की ओर बढ़ गई। वहां उसने एक टूटी हुई गाड़ी के बोनट पर अपना मोबाइल रखा और फिर ईंटों की दीवार की ओर मुड़ गई। उसने दोनों हाथ दीवार पर टिकाए, सिर को पीछे झटका और पूरी ताकत से अपना माथा दीवार से दे मारा। झटका जोरदार था और उसके गोरे माथे से खून की धार बहने लगी, जिससे दृश्य बेहद डरावना लग रहा था। मोटी चमड़ी चाहिए थी ना? किसी और के पति के सामने इसी मोटी चमड़ी से जा खड़ी होती है। अब मैं ही इसका इलाज कर देती हूँ। एक अजीब सी खुरदुरी आवाज, जैसे कई लोगों की आवाज एक साथ निकल रही हो, सोंगलान के मुंह से निकली। और हर बार जब ये आवाज कुछ कहती, सोंगलान की देह दीवार से टकराकर उस शब्द को पूरा करती। यह सिलसिला लगातार चलता रहा, एक के बाद एक जोरदार टक्कर, यहां तक कि सोंगलान की त्वचा फट गई और अंदर का मांस तक दिखने लगा। हाँ, माथे का काम तो हो गया, अब बारी है उन मोटे गालों की। सोंगलान काफी पहले ही बेहोश हो चुकी थी। बार बार सिर दीवार से टकराने के बाद उसका होश उड़ गया था। लेकिन भले ही वो होश में होती, कुछ नहीं बदलता, क्योंकि अब उस शरीर पर उसका नहीं, फांग यानली का अधिकार था। जैसे ही एक शक्तिशाली आत्मा ने उसका नियंत्रण लिया, सोंगलान की आत्मा गहरी नींद में चली गई और अब वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। फांग यानली, जो अब पूरी तरह सोंगलान के शरीर पर नियंत्रण पा चुकी थी, उसने अपने हाथ उठाए और किसी पागल की तरह सोंगलान के गाल नोचने लगी। अब सोंगलान, जो इन दिनों सोंग हवेली में राजकुमारी जैसी जिंदगी जी रही थी, क्या उसका नाजुक शरीर इस तरह की बर्बरता सहन कर सकता था? जवाब था, बिल्कुल नहीं। कुछ ही सेकंड में उसके प्यारे प्यारे गाल, जिनमें अब भी थोड़ी सी बचपन की मुलायमियत थी, खून से लथपथ हो गए। सोंगलान की शक्ल इतनी डरावनी हो गई थी कि देखने वाला भी कांप उठे। काम पूरा होते ही फांग यानली ने सोंगलान का शरीर छोड़ दिया और जैसे ही आत्मा निकली, वो शरीर धप की आवाज के साथ अंधेरे कोने में गिर पड़ा। तस्क तस्क, मैं तो समझी थी बड़ी हिम्मत वाली है, लेकिन इतनी सी तकलीफ में ही बेहोश हो गई। फांग यानली ने नाक से एक तेज सांस खींची और बिना किसी भावना के पलक झपकाए वो सोंग यान की ओर लौट गई। पीछे बस खून से लथपथ बेहोश पड़ी सोंगलान को भगवान ही देखे। पर यह सब फांग यानली की चिंता का विषय नहीं था।
वो अब हल्का महसूस कर रही थी। वो गुस्सा जो उसने तब से दबा रखा था, जब से उसे पता चला था कि सोंगलान और उसकी माँ ने सोंग यान के साथ क्या किया था, आज थोड़ा बहुत तो निकाल ही लिया था। वापस आ गई? सोंग यान ने पूछा, जो सीढ़ियों के नीचे एक खंभे से टिकी खड़ी थी। उस खंभे की लाइट कुछ दिन पहले किसी ने तोड़ दी थी, जिस वजह से उसका आधा चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। हाँ, आ गई। फांग यानली सोंगयान के पास जाकर खड़ी हो गई। वो लड़की तुम्हारी तस्वीरें ले रही थी, शायद तुम्हारे पति को भेजने के लिए। हद तो ये है कि तुम तलाक के पेपर पर साइन कर चुकी हो, फिर भी वो अभी तक तुम्हारे पीछे पड़ी है। सोंगयान ने सोंगलान की इस घृणा पर कोई टिप्पणी नहीं की, बल्कि सीधे पूछा, क्या तुमने उसे मार डाला? मन तो बहुत किया, फांग यानली ने ईमानदारी से कहा, लेकिन नहीं मारा। उसे तुम्हारे लिए छोड़ा है। मारना तो बहुत आसान है, पर हमें तो उसे तड़पाना है ना? सोंगयान ने सामने देखते हुए धीरे से सिर हिलाया। बिल्कुल सही कहा। इसी वक्त एक और खाली टैक्सी उनके सामने से गुजरी। सोंगयान की आंखें गहराने लगीं और होठों पर एक ठंडी मुस्कान फैल गई। लेकिन ली रो को कोई रहम मत दिखाना, उसे ऐसी हालत में छोड़ना कि बस एक सांस बची रहे। मैं उसे जिंदा चाहिए, वरना मेरी अगली चाल काम नहीं आएगी। फांग यानली ने सिर को एक तरफ झुकाया और मुस्कुराते हुए बोली, उस बहन रो की सेवा तो मैं अपने सबसे खास तरीकों से करूंगी। तुम बेफिक्र रहो। आह, सोंग यान, माफ करना। अभी का समय थोड़ा व्यस्त होता है ना, बहुत लोग ऑफिस से निकल रहे हैं, इसलिए टैक्सी ढूंढने में काफी देर हो गई। ली रो काफी देर से लौटी थी। साफ था कि वह जानबूझकर सोंगलान को तस्वीरें खींचने का पूरा मौका दे रही थी। उसे ये नहीं पता था कि सोंगलान उन तस्वीरों का क्या करने वाली है, लेकिन चूंकि वो हमेशा सोंगलान के कहे अनुसार चलती थी, इसलिए उसने कभी सवाल उठाने की जरूरत ही नहीं समझी। कोई बात नहीं, बहन ली, ऐसे छोटे मोटे हादसे तो होते ही रहते हैं। सोंगयान ने बिल्कुल ऐसे अंदाज में कहा जैसे उसे देर की कोई शिकायत ही न हो। वो बिल्कुल शांत थी, न कोई गुस्सा, न ही शिकवा। जैसा वो पहले हुआ करती थी, वैसी ही। क्योंकि होटल पहुंचने से पहले वो ली रो को किसी भी साजिश की भनक नहीं लगने देना चाहती थी। अगर ली रो जरा भी संदिग्ध हो गई और भाग निकली, तो उसकी पूरी योजना पानी में चली जाती। तो चलें अंदर? सोंगयान ने मुस्कुराकर पूछा। ली रो ने सिर हिलाया और टैक्सी का दरवाजा खोला, लेकिन पहले सोंगयान को बैठाने की बजाय खुद जाकर सीट पर बैठ गई। सोंगयान के होंठों पर एक हल्की सी व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। पहले वो उसे होटल तक टैक्सी में ला रही थी, और अब ये, पहले शायद वो इन बारीक बातों पर ध्यान नहीं देती थी, पर अब हर फर्क साफ नजर आ रहा था। अगर ये सोंगलान होती तो ली रू टैक्सी बुलाना तो दूर, कंपनी की सबसे महंगी कार भेजती, और व्यवहार में भी जमीन आसमान का फर्क होता। इसे मेरे हवाले छोड़ दो, फांग यानली ने अपनी लपलपाती खूनी मुस्कान के साथ कहा। आज रात इसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर किसी पर हुक्म चलाना भूल जाएगी। फिर वह हवा में सरसराती हुई टैक्सी में दाखिल हुई और ली रो के ठीक बगल में जा बैठी। उसके बाद सोंगयान भी टैक्सी में बैठी, लेकिन उसने खुद को ली रो से जितना दूर हो सके उतनी दूरी पर बैठाया, बीच में एक चौड़ा गैप छोड़ते हुए। ली रो, जो टैक्सी की दाईं ओर कोने में बैठी थी, उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने बर्फ का पानी उस पर उंडेल दिया हो। उसका पूरा शरीर एक झटके में सिहर गया। वो सीधी होकर बैठ गई, आंखें इधर उधर तेजी से घूमने लगीं। सोंगयान, जो अपना फोन टैप कर रही थी, भीतर ही भीतर मुस्कुराई, लेकिन बाहर से उसने चिंता जताते हुए पूछा, बहन ली, क्या हुआ? आप ठीक हैं? लीरो ने माथे पर बल डालते हुए सोंगयान की ओर देखा। वो शॉर्ट काली ड्रेस में बिल्कुल शांत बैठी थी, न ठंड न कपकपी, जैसे कुछ महसूस ही न हो, और वो खुद ऐसे कांप रही थी जैसे बर्फ में बिना कपड़ों के बैठी हो। उसका मन हुआ कि पूछे, क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही? लेकिन इससे पहले ही एक और ठंडी हवा का झोंका उसके पास से गुजरा और उसकी रूह कांप उठी। आखिर ये हो क्या रहा था?
टैक्सी के खिड़की दरवाजे सब बंद थे, फिर भी यह ठंडी हवा अंदर कैसे आ रही थी। उसने तुरंत टैक्सी ड्राइवर की ओर देखा और गंभीर लहजे में कहा, ड्राइवर साहब, ऐसी बंद कर दीजिए, अंदर बहुत ठंड हो रही है। उसी पल फांग यानली ने अपनी आंखों से शरारत झलकाते हुए सॉन्ग यान को आंख मारी और फिर पलक झपकते ही वह ड्राइवर के शरीर में समा गई। ड्राइवर का शरीर एक पल के लिए अकड़ गया, लेकिन फिर वो सामान्य हो गया। उसने मुस्कुराते हुए पीछे मुड़कर कहा, मैडम, ऐसी तो पहले से ही बंद है। ली रो को स्वाभाविक रूप से ड्राइवर की बात पर यकीन नहीं हुआ। वो इतनी ठंड महसूस कर रही थी कि उसे यकीन था ऐसी चालू ही है। इसलिए वो अपनी सीट पर थोड़ा खिसकी और डैशबोर्ड की ओर झांक कर देखने लगी। पूरी तरह तैयार थी कि ड्राइवर को डांटेगी और खरी खोटी सुनाएगी। लेकिन जैसे ही उसकी नजर ऐसी नॉब पर पड़ी, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो सच में बंद था, तो फिर उसे इतनी ठंड क्यों लग रही थी? वो तुरंत सॉन्ग यान की ओर मुड़ी, जो अभी अपनी आंखें बंद करके सीट से टेक लगाकर आराम कर रही थी। ली रो ने घबराकर उसे झंझोड़ दिया। सॉन्ग यान के माथे पर शिकन आ गई। उसे कल रात बिल्कुल नींद नहीं मिली थी और अब ये औरत उसे सोने भी नहीं दे रही थी। उसने मन ही मन तय कर लिया, फांग यानली से कहेगी कि ली रो की आंतों से कूदने की रस्सी बना दे। लेकिन फिलहाल उसे गुस्सा दबाना पड़ा। क्या हुआ, बहन ली? उसने शांत स्वर में पूछा। ली रो को उसमें कोई असामान्यता नहीं दिखी और तुरंत बोली, ने सॉन्गयान, तुम्हें नहीं लग रहा कि टैक्सी में बहुत ज्यादा ठंड है? सॉन्गयान ने भौहें सिकोड़ लीं, जैसे कुछ समझ नहीं आ रहा हो। नहीं बहन ली, मुझे तो तापमान बिल्कुल ठीक लग रहा है। क्यों, आपको ठंड लग रही है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो गर्मियों के बीच का समय है, वो भी एक बंद टैक्सी में ठंड। हाँ हाँ, सच में तुम्हें ठंड नहीं लग रही? ली रो ने कुछ कहना चाहा, लेकिन वाक्य पूरा न कर सकी, क्योंकि उसके दांत कटकटाने लगे। ये हो क्या रहा था? सॉन्गयान तो बिल्कुल ठीक थी और उससे भी कम कपड़ों में थी। वहीं ली रो गर्म कपड़े पहनकर भी ठिठुर रही थी। ड्राइवर भी बस एक पतली सूती शर्ट और पुरानी घिसी पैंट में था, और फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सॉन्गयान, जो उसे ध्यान से देख रही थी, उसके हाव भाव देखकर अपने होंठों को दबाकर मुस्कुरा उठी। उसी वक्त ड्राइवर ने अचानक पीछे मुड़कर कहा, मैडम, आप सच में ठंड महसूस कर रही हैं या फिर मजाक कर रही हैं? उसके लहजे में एक हंसी छिपी थी, जैसे कोई हल्का फुल्का मजाक कर रहा हो। ली रो का चेहरा सख्त हो गया और उसने नाक सिकोड़ते हुए कहा, तुम हो कौन? मैं क्यों तुम्हारे जैसे आदमी के साथ मजाक करूंगी? ड्राइवर का चेहरा पीला पड़ गया और वो हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं मैडम, मेरा मतलब ऐसा नहीं था, मैं तो बस क्या? ली रो ने सख्ती से पूछा। मैं तो बस सोच रहा था कि आप मजाक कर रही हैं, क्योंकि न तो मुझे और न ही आपके बगल में बैठी महिला को ठंड लग रही है। फिर उसने थोड़ी देर चुप रहने के बाद धीरे से जोड़ा, अगर आप ही एकमात्र हैं जिसे ठंड लग रही है, तो शायद। वो वाक्य अधूरा छोड़ गया और ली रो की आंखें सिकुड़ गईं। क्या क्या कहना चाहते थे तुम? मैडम, रहने दीजिए, मैं तो ऐसे ही कुछ भी बोल गया। जो कहना है साफ साफ कहो। ड्राइवर ने गहरी सांस ली और थोड़े भयभीत स्वर में फुसफुसाया, मेरे गांव में एक कहावत थी, जिसके मन में कुछ छिपा हो उसी के पास शैतान आता है, तो शायद। ली रो का दिल एक पल को जैसे धक से रह गया। उसने जल्दी से सॉन्गयान की ओर देखा, जो अब भी उसे हल्की मुस्कान और उलझन भरी निगाह से देख रही थी। ली रो ने खुद को संभाला और जोर से हंसी हंसते हुए बोली, क्या बकवास है ये? क्या छिपी हुई नीयत? मेरा दिल तो बिल्कुल वैसा ही साफ है जैसे वसंत की पहली ओस। ली रो अब सच में तिलमिला उठी थी। एक तो ये ड्राइवर उसकी मदद नहीं कर रहा था, ऊपर से उल्टी सीधी बातें कहकर उसका अपमान कर रहा था। छिपे हुए इरादे, क्या मतलब था उसका? क्या उसे कुछ पता था? लेकिन जैसे ही लीरो ने ध्यान से ड्राइवर का चेहरा देखा, उसे यकीन हो गया, वो इस आदमी को पहले कभी नहीं मिली थी, तो फिर ये उसे कैसे जान सकता है? उसने चुपके से सॉन्गयान की ओर देखा। वो अब भी अपनी जगह शांत बैठी थी,
उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। ये देखकर ली रो की जान में जान आई। अच्छा हुआ, इस बेवकूफ को तो इस ड्राइवर की बकवास पर यकीन नहीं हुआ। थोड़ा खुद को शांत करने के बाद उसने ड्राइवर की ओर घूरते हुए कहा, जैसे किसी ने उसकी इज्जत पर हमला कर दिया हो, जुबान संभालकर बात करो, मैं तुम्हारे खिलाफ केस कर सकती हूँ, अंधविश्वास फैलाने के जुर्म में। अगर लोगों को डराने की कोशिश की तो जुर्माना और जेल दोनों भुगतने पड़ेंगे, समझे? ड्राइवर घबरा गया, उसका चेहरा ढीला पड़ गया और वो तुरंत हाथ जोड़ने की मुद्रा में आ गया। माफ कर दीजिए मैडम, मैं इस शहर में नया हूं, मुझे नहीं पता था कि ये बात यहाँ गुनाह मानी जाती है। हमारे गांव में तो लोग ऐसे ही बातें कर लेते हैं। ली रो ने उसे हिकारत से देखा और सीट से टेक लगाकर बैठ गई, इस कोशिश में कि जो सिहरन उसकी रीढ़ में दौड़ रही थी उसे नजरअंदाज कर सके। शायद मुझे ठंड लग गई है, बस यही होगा, उसने खुद को समझाया। कल रात मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी, वो भी पूरे समय ऐसी में, और वो भी बिना कपड़ों के, तो ये तो होना ही था। ये सिर्फ एक सर्दी है। भूत वूत जैसी चीजें तो होती ही नहीं हैं। हम 20वीं सदी में जी रहे हैं, विज्ञान और टेक्नोलॉजी का युग है। ऐसी बातों पर तो सिर्फ बेवकूफ ही यकीन करते हैं। और फिर ये कोई पहली बार नहीं है कि मैंने ऐसा किया है। अगर भूत सच में होते तो अब तक उन अभिनेत्रियों की आत्माएं मेरे पास आ चुकी होती जिनके करियर मैंने बर्बाद किए। इतना सोचते ही ली रो ने खुद को तसल्ली दे दी और उसका डर धीरे धीरे उतरने लगा। वहीं दूसरी ओर सॉन्ग यान, जो उसकी हर हरकत पर नजर रखे थी, मन ही मन ठंडी हंसी हंसी। इस औरत का दिल वाकई बहुत मजबूत है, इतनी जल्दी खुद को संभाल लिया। पर फिर उसने सोचा, अगर ऐसी ना होती तो इतनी तेजी से एजेंट बनकर कैसे ऊपर चढ़ती। वो भी तो साथ ही कंपनी में आई थी, महज 2 साल पहले। सॉन्ग यान अभी भी एक अनजान सी अभिनेत्री बनी हुई थी और ली रो, वो अब सी ग्रेड एजेंट बन चुकी थी। लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा ही हुआ कि डर नहीं रही। जितनी शांत रहेगी अब, उतना ही मजा आएगा जब उसकी जिंदगी में नरक उतारा जाएगा। ये सोचकर सॉन्ग यान ने अपनी आंखें मूंद लीं और थोड़ी देर के लिए सो गई। वैसे भी आज रात उसकी आखिरी रात नहीं थी। सॉन्ग यान, हम पहुंच गए हैं, क्यों सो रही हो अभी तक? ली रो ने झुंझलाकर कहा और जोर से सॉन्ग यान को धक्का दिया। उसका छूना न केवल कठोर था बल्कि कुछ ज्यादा ही बेहुदा, जिससे सॉन्ग यान को काफी चिढ़ हुई। जब ली रो ने तीसरी बार उसे ठेला तो सॉन्ग यान ने धीरे से आंखें खोलीं और उसकी तरफ एक गहरी रहस्यमयी निगाह से देखा। उसकी वह निगाह ऐसी थी जैसे आत्माओं के लोक में वो जिन दुष्ट आत्माओं से निपटती थी उन्हें चेतावनी देती हो। ली रो की कमर सीधी हो गई। उसे समझ नहीं आया क्यों, पर इस वक्त की सॉन्ग यान उसे बेहद डरावनी लग रही थी। मगर अब तो होटल आ ही गया था, इसलिए वो पीछे नहीं हट सकती थी। शायद सॉन्ग यान उन्हीं लोगों में से थी जो नींद से उठाए जाने पर चिढ़ जाती हैं। यही सोचकर ली रो ने एक हल्की सी मुस्कान बनाते हुए अपना हाथ पीछे खींच लिया और बोली, हम आ गए हैं सॉन्ग यान, अब बाहर निकलो। सॉन्ग यान ने खिड़की से बाहर देखा, जहां रंगीन रोशनी और लोगों की भीड़ इस बात की पुष्टि कर रही थी कि वे होटल पहुंच चुके थे। उसने धीरे से सिर हिलाया और टैक्सी से उतर गई। उसके उतरते ही ली रो भी जल्दी से कूद पड़ी। अब वह इंतजार कर रही थी कि सॉन्ग यान पैसे निकाले और किराया चुका दे, मगर सॉन्ग यान वहीं खड़ी रही, बिल्कुल शांत, हाथों को सीने पर बांधे। ली रो की मुस्कान अब कसैला रूप लेने लगी थी। उसने टैक्सी की ओर इशारा किया और जब सॉन्ग यान ने ऐसा दिखाया मानो उसे कुछ समझ ही ना आया हो, तो ली रो ने दांत पीसते हुए कहा, सॉन्ग यान, टैक्सी का किराया दो, इतनी सी बात भी मैं बताऊं? सॉन्ग यान ने मासूमियत भरी नजरों से कहा, पर बहन ली, आप जानती हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं। पिछली फिल्म जो मैंने की थी वो भी 6 महीने पहले की थी और पेमेंट भी नाम मात्र मिला था। उसने झुककर मीटर की ओर देखा और फिर कहा, 200 युआन? मेरे बैग में तो 50 युआन भी नहीं है। मुझसे फायदा उठाना चाहती हो और ऊपर से पैसे भी मुझसे दिलवाना चाहती हो? क्या मुझे जरा भी कम नहीं आंक रही? तुम। ली रो का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या गुनाह है ये?
अब एक डी ग्रेड की अदाकारा के लिए उसे पैसे भी देने पड़ रहे हैं। अगर सामने सॉन्ग लान होती तो वो खुशी खुशी पैसे दे देती, लेकिन ये सॉन्ग यान थी, कंपनी की नालायक। मगर आज रात उसे सॉन्ग यान की जरूरत थी, इसलिए वो कुछ कह नहीं सकी। दांत पीसते हुए उसने पैसे निकाले और ड्राइवर की ओर बढ़ाई, लेकिन जैसे ही उसने नोट सामने किया, ली रो की सांस अटक गई। ड्राइवर का चेहरा वो इंसानी चेहरा नहीं था। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे किसी नौसिखिए ने उसे सिल दिया हो। आंखें एक दूसरे से इंच भर की दूरी पर, मुंह गाल पर चिपका हुआ, और नाक की जगह सिर्फ 2 नथुने जिन पर कोई उभार नहीं। उसके चेहरे पर जगह जगह धागे थे, जैसे कोई भूतिया कठपुतली हो। और फिर उसने अपनी खोखली आंखों से ली रो की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आपकी सेवा का धन्यवाद मैडम। ली रो की छाती जोर से धड़क उठी। वो वहीं कांप गई। फिर आ भूत है, यहां भूत है। इस समय ली रो को इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। ड्राइवर का भयानक चेहरा देखकर वो इतनी ज्यादा डर गई कि उसका चेहरा फक पड़ गया और उसने कई कदम पीछे हटाए। उसके हाथ से नोट नीचे गिर गया और वो सीधे सॉन्ग यान पर छलांग लगा बैठी। अगर सॉन्ग यान को भूत प्रेतों के अचानक प्रकट होने की आदत न होती तो शायद वे दोनों ही जमीन पर गिर जातीं। ली रो ने उसे ऐसे जकड़ा था जैसे डूबती कश्ती कोई सहारा पा गई हो, लेकिन साथ ही साथ उसके तीखे परफ्यूम की गंध सॉन्ग यान की नाक में भर गई। भूतों की दुनिया में रहने के कारण सॉन्ग यान की सूंघने की शक्ति बेहद तीव्र हो चुकी थी, और ऐसा मीठा गंध अक्सर भूतों को आकर्षित करती है। यह गंध उसे उन दिनों की याद दिला रही थी जब वह खुद बस एक धुएं का गुब्बार थी, और यही सोचकर उसका मन घिन से भर उठा। अगर धैर्य न होता तो वो ली रो को वहीं जमीन पर पटक देती, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और ली रो को हल्के से खुद से अलग करते हुए बहुत चिंतित चेहरे से बोली, क्या हुआ बहन ली, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? तब तक फांग यानली ड्राइवर के शरीर से बाहर निकल चुकी थी, और बेचारा ड्राइवर अपने ही हाथों को घूरते हुए हैरानी से इधर उधर देख रहा था। भूत, मेरे पीछे भूत था! ली रो ने सॉन्ग यान को कसकर पकड़े हुए कांपती आवाज में चिल्लाया। अब तक उसका चेहरा चाक जैसे सफेद हो चुका था। उसकी ये हरकत भीड़ का ध्यान आकर्षित कर चुकी थी। लगता है औरत ने ज्यादा पी ली है। ड्राइवर तो सीधा सादा लग रहा है, और जिसके साथ चिपकी है वो लड़की भी इंसान ही लगती है, बस मेकअप थोड़ा ज्यादा किया है। हाँ, लगता है नशे में है बेचारी, दूसरी लड़की को ही सब संभालना पड़ रहा है। ये बातें सुनकर ली रो का सिर एकदम झटक कर ऊपर उठा। उसने घूमकर ड्राइवर की ओर देखा। अब वो सामान्य लग रहा था और उल्टा उसे ही पागल समझ रहा था। इसी क्षण सॉन्ग यान ने नाटकीय मासूमियत से कहा, बहन ली, आप तो ड्राइवर की बातों से ही डर गईं क्या? कोई छुपी हुई नियत तो नहीं थी जो इस कदर घबरा गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या बोल रही हो तुम पगली? कैसी छुपी नियत? वो तो बस मुझे अचानक एक डरावनी फिल्म याद आ गई थी। ऐसा तो सबके साथ होता है ना? उसने मजबूरी में एक बनावटी मुस्कान के साथ कहा, जैसे कि सॉन्ग यान को अपने साथ यहां लाने के पीछे कोई गुप्त उद्देश्य ही नहीं था। वो झुकी, फर्श पर गिरे पैसे उठाए, ड्राइवर को थमाए और बिना पीछे देखे भागते हुए होटल के अंदर चली गई। सॉन्ग यान ने एक भौं ऊपर उठाई ली रो की तेज चाल देखकर। उसे भलीभांति पता था कि भले ही ली रो बाहर से सामान्य दिख रही थी, लेकिन उसके दिल में अब भी ठंडी लहरें दौड़ रही होंगी। सॉन्ग यान भी उसी के पीछे चल दी। आखिर असली मजा तो अब शुरू हुआ था, और यह मजा वो किसी कीमत पर नहीं छोड़ने वाली थी। असल में उसे अभी अभी एक बढ़िया योजना सूझी थी, ली रो और उस मोटे सुअर से पैसा ऐंठने की। जैसे ही वो होटल में दाखिल हुई, उसकी नजर अंदर के शानदार रोशन हॉलवे पर पड़ी, पर उसके मन में बस एक बात गूंज रही थी, क्या शानदार होटल है, पर इसकी दीवारों पर जो खून की लकीरें हैं, ईश्वर जाने कितने लोग इस होटल की लापरवाहियों का शिकार हुए होंगे। काले धंधे जो इन कमरों के बंद दरवाजों के पीछे चलते हैं। उसी वक्त ली रो बोली, सॉन्ग यान, तुम यहीं रुको।
भीड़ में लौटने से ली रो का दिल थोड़ा शांत हुआ। उंगलियों में फिर से गर्माहट लौट आई, यहां तक कि उसने सॉन्ग यान को मुस्कुरा कर देखा। मैं जाकर पूछती हूँ, प्रेसिडेंट लियाओ ने हमसे मिलने के लिए कौन सा कमरा तय किया है। और फिर वह रिसेप्शन की ओर बढ़ गई। सॉन्ग यान ने आंखें घुमाईं। वो ली रो के इस अति स्मार्ट व्यवहार को अब झेल नहीं सकती थी। अभी जितनी अकड़ दिखा रही है, बाद में उतनी ही जोर से रोएगी। वो सोच ही रही थी कि तभी पीछे से एक तेज आवाज आई, भाभी, दूसरी भाभी। फूरोंग, जो अपने दोस्तों के साथ डिनर के लिए आई थी, चौंक गई। पहले तो उसने सोचा कि शायद उसका भ्रम होगा, क्योंकि वो तो रात से अपनी दूसरी भाभी को ही सोच रही थी। पर जब वो करीब गई और उस लंबी छरहरी महिला को देखा जो सेक्सी स्ट्रैपलेस ड्रेस में थी और सफेद बूट्स पहने खड़ी थी, तो चौंक गई। ये तो वाकई में उसकी दूसरी भाभी सॉन्ग यान थी। भाभी, आप यहां क्या कर रही हैं? सॉन्ग यान ने भी चौंक कर पीछे देखा। तुम यहां क्या कर रही हो? मैं दोस्तों के साथ डिनर पर आई हूं, फू रोंग बोली। एक दोस्त की अगले हफ्ते शादी है, तो हमने प्री वेडिंग डिनर प्लान किया था। वो जो क्रीम रंग की ड्रेस में है, वही दुल्हन बनने वाली है? सॉन्ग यान ने बड़ी तीखी नजरों से पूछा, जैसे कुछ देख रही हो जो आम इंसान नहीं देख सकता। फू रोंग थोड़ा हैरान हुई कि उसकी भाभी को कैसे पता चला, पर फिर ईमानदारी से बोली, हाँ, वही है। हाँ, सॉन्ग यान ने हल्की हंसी में कहा। उसके सिर के ऊपर तो हरी धुंध की परछाई मंडरा रही है। पक्का उसका मंगेतर उसे धोखा दे रहा है। फिर उसने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और उन्हें हवा में उछाल दिया। सिक्के हवा में एक तीर की आकृति बना गए, जो एलिवेटर की ओर इशारा कर रहा था। कमरा नंबर, बेवकूफ, सॉन्ग यान ने कहा और सिक्कों ने मिलकर एक नंबर दर्शाया। 305। उसका मंगेतर कमरा 305 में है। जा और रंगे हाथ पकड़ ले उसे। इतना कहकर सॉन्ग यान मुड़कर जाने लगी। फू रोंग, जो उसकी कला देखकर एकदम हक्की बक्की रह गई थी, तभी उसे होश आया और उसने दौड़कर अपनी दूसरी भाभी की कलाई पकड़ ली। रुको भाभी, आप यहां क्या कर रही हैं? सॉन्ग यान ने एक पल सोचा, फिर चटख मुस्कान के साथ बोली, बहन ली, मुझे एक बिजनेस मीटिंग के लिए लाई है। फू रोंग, लगता है अब मेरे दूसरे भाई के सिर के ऊपर हरी धुंध का बादल मंडराने वाला है। सिस्टर ली, आपका मतलब वो एजेंट ली जो आपको और सॉन्गलैन को साथ संभालती है? फू रोंग ने थोड़ा उलझकर पूछा। उसे इस ली रो नाम की महिला के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, बस इतना पता था कि वो सॉन्गलैन की तरफ खुलकर झुकती है। बाकी सभी अभिनेत्रियां जो उसके अंडर काम करती थीं, बस सॉन्गलैन की राहें साफ करने के लिए मोहरे थीं। जब से ली रो ने एजेंसी में काम शुरू किया था, पहले 2 सालों में ही कई नवोदित अभिनेत्रियां रहस्यमय तरीके से गायब हो गईं और फिर कभी उनका नाम तक सुनने को नहीं मिला। हालांकि ली रो ने यह कहकर बात को टाल दिया कि वो लड़कियां उस पर भारी कर्ज लेकर भाग गईं, पर सच्चाई किसी से छुपी नहीं थी। फू रोंग को हमेशा से ली रो पर शक था, तो क्या ये मुमकिन था कि उसकी दूसरी भाभी सॉन्ग यान को ये नजर नहीं आया? पर भाभी, क्या आपको नहीं लगता कि ये एजेंट ली रो कुछ ज्यादा ही संदिग्ध लगती है? फू रोंग ने नरमी से पूछा, कहीं भाभी नाराज ना हो जाए? लेकिन सॉन्ग यान ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। मुझे सिस्टर रो को तुम्हारे तीसरे भाई ने सौंपा था, फू यूशेन, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारा तीसरा भाई कभी भी पेशेवर मामलों में अपनी निजी भावनाएं नहीं मिलाता, है ना, फू रोंग? उसकी आवाज रेशमी सी थी, लेकिन फू रोंग की रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। अब वो समझ गई, दूसरी भाभी यहां बदला लेने आई हैं, तीसरे भाई से। आखिरकार उसका तीसरा भाई वही था जो काम और दिल को कभी अलग नहीं रख पाया। अब तो कोई शक नहीं रहा, इस मीटिंग में भाभी का आना महज इत्तेफाका नहीं था। फू रोंग ने भाभी को बताना चाहा कि वो इतनी बड़ी रिस्क न ले। उनका दूसरा भाई यानी फू शेन लौट चुका था, और अगर भाभी उससे शिकायत करे तो वो ली रो को इस धरती से रौंद कर रख देगा, क्योंकि उसके दूसरे भाई का हर हाव भाव यही दिखाता था। वो सॉन्ग यान से तलाक हरगिज नहीं चाहता। पर उससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, ली रो वापस आ गई। कमरे की जानकारी लेने के बाद वो सॉन्ग यान को बुलाने लगी। उसकी नजरें पहले सॉन्ग यान पर गईं,
फिर फू रोंग पर एक तुच्छ घृणास्पद दृष्टि फेंकी, जैसे सोच रही हो कि ये भी सौंग्यान जैसी ही कोई गरीब बिना रसूख वाली लड़की है। हालांकि सौंग लैन अक्सर कहती थी कि वो फू हाउस की किसी युवती की दोस्त है, लेकिन उसने कभी फू रोंग की तस्वीर नहीं दिखाई थी। और क्योंकि फू रोंग अब भी कॉलेज में पढ़ती थी, फू परिवार ने उसे हमेशा लाइमलाइट से दूर ही रखा। जनता तक कभी उसका चेहरा नहीं पहुंचा था। फू रोंग का खून खौल गया। ये औरत भाभी को शेडी मीटिंग के लिए यहां लाती है और ऊपर से मुंह पर नीची नजर डालती है। भले ही सौंग्यान उसे सबक सिखाए, लेकिन आज तो अकेली मैं ही काफी हूं इस औरत के लिए। पर ठीक उसी वक्त जब फू रोंगलीरो पर झपटने वाली थी, सौंगयान ने रास्ता रोक लिया। घर जाओ। उसकी आवाज बर्फ सी ठंडी और दिल से बिल्कुल कटी हुई थी। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। मैं अब तुम्हारी दूसरी भाभी नहीं रही और तुम्हें मेरे मामलों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये कहकर सौंग यान मुड़कर चल पड़ी, फू रोंग को कुछ कहने का दूसरा मौका दिए बिना। फू रोंग वहीं खड़ी रह गई, आश्चर्य और हताशा में आंखें फैलाए, जब सौंग यान की पीठ धीरे धीरे दूर होती चली गई। उसने गुस्से में पैर पटका। नहीं, ये गलत है। मेरी दूसरी भाभी अब भी मेरी भाभी है। हाँ, एक समय पर वो चाहती थी कि सौंग यान घर छोड़ दे, लेकिन अब वो चाहती थी कि भाभी वापस घर लौट आए, और जल्द से जल्द। पर अफसोस, दुनिया हर बार किसी की मर्जी से नहीं चलती। लेकिन फू रोंग ने हार मानने का नाम नहीं लिया। अगर मैं नहीं ला सकती, तो कोई और जरूर ला सकता है। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, बिना रुके, बिना सांस लिए, उसने एक एक बात उगल दी। फोन की दूसरी तरफ फू यूशेंग चुपचाप खड़ा हो गया। बगल में खड़े असिस्टेंट जू, जो उन्हें डॉक्यूमेंट्स देने आए थे, चुपचाप निकल गए और मन ही मन तीसरे मास्टर की आत्मा के लिए मोमबत्ती जला दी। उन्हें भले ही कॉल की सारी बातें सुनाई न दी हों, लेकिन फू रोंग की आवाज और बॉस के चेहरे से पूरा माजरा साफ था। तीसरे मास्टर ने अपनी भाभी को एक संदिग्ध एजेंट के हवाले कर दिया, और वो एजेंट अब उन्हें किसी होटल में बिजनेस डीलिंग के लिए ले आई है। भले ही मिस ने कहा हो कि सब कंट्रोल में है, लेकिन असिस्टेंट जू ने फू यू शेंग की ठंडी होती आंखों में जो देखा, वो तो किसी तूफान से कम नहीं था। अब फू हाउस की फिजा बदल चुकी थी। हवा में बर्फ तैर रही थी। हर नौकर, हर दासी सांस रोक कर चल रही थी, क्योंकि फू यू शेंग सीधा अपने तीसरे भाई फू यू शेन के कमरे की तरफ बढ़ गया था। उसके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी, पर आंखों में जो ज्वाला थी, वो किसी को भी राख कर सकती थी। कोई भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर सका। शेर के मुंह में हाथ कौन डालता है? 3 सेकंड के भीतर कमरे का दरवाजा खुला, और फिर द दूसरे भाई दूसरे भाई मैं गलत था, प्लीज छोड़ दो। भाई, कम से कम मुझे बताओ तो सही कि हुआ क्या है। भाई, कम से कम कपड़े तो पहनने दो। भाई, मुझे सीढ़ियों से घसीटते हुए मत ले जाओ। आह, मेरी टांग। पूरे नौकरों के सामने फू यूशेंग ने फू यूशेन को घसीटते हुए बाहर निकाला, जिसके तन पर सिर्फ एक बेडशीट लिपटी थी, वो भी इज्जत बचाने के लिए। अरे, प्रेसिडेंट ले आओ, आप तो पहले से ही यहां हैं। ली रो ने एक चापलूस मुस्कान के साथ कहा, और सौंगयान को ऐसे कमरे में खींच लाई जैसे डर हो कि वह भाग न जाए। अंदर आते ही दरवाजा उसने झटपट बंद कर लिया। सौंगयान ने उसे एक गंभीर निगाह से देखा और खुद को खिंचवाने दिया, पर उसकी आंखें तेजी से कमरे का जायजा ले रही थीं। और कमरे का नजारा? ये कोई बिजनेस मीटिंग वाला कमरा नहीं था। हवा में एक अजीब सी मादक खुशबू फैली हुई थी। फर्श पर बिखरे गुलाब की पंखुड़ियां और दीवारों पर लटकते अश्लील उपकरण, जिनमें एक खूनी कोड़ा भी शामिल था। लीरो ने सौंगयान की ओर घूमते हुए कहा, सौंगयान, ये हैं प्रेसिडेंट लियाओ, आगे बढ़ो और इनसे मिलो। सौंगयान की निगाहें उस आदमी पर पड़ीं। धंसी हुई आंखें, लाल डोरी जैसे रेखाएं, फूली हुई बेढंगी होंठ और मोटे शरीर पर भी एक अजीब बीमार सा पीलापन। पर असली डरावनी बात तो अभी बाकी थी। उसके पीछे 3 लड़कियां खड़ी थीं। एक ने उसकी गर्दन में हाथ डाले गुस्से में दांत पीसते हुए फुफकारा,
मेरी जान वापस कर, मेरी जान लौटा दे। बाकी दो लड़कियां जैसे जान चुकी थीं कि बदला कैसे लिया जाता है। वे उसकी यांग ऊर्जा चूसने में लगी थीं। धीमी दर्दनाक मौत से बेहतर क्या हो सकता है? सॉन्ग यान की नजरों में हल्की सी चमक उभरी। उसने प्रेसिडेंट लियाओ के तैलीय चेहरे की ओर मुस्कुराते हुए देखा और पूछा, प्रेसिडेंट लियाओ, क्या आपने कभी एक एक्ट्रेस के बारे में सुना है? मुलेई? प्रेसिडेंट लियाओ, जो अभी खड़ा होकर सॉन्ग यान का स्वागत करना ही चाह रहा था, अचानक सख्त हो गया। उसकी नजर सीधे ली रो पर पड़ी, जो खुद भी अवाक खड़ी थी। मुलेई? वो तो 6 महीने पहले मर चुकी थी। उसकी सारी खबरें प्रेसिडेंट लियाओ और ली रो ने मिलकर दबा दी थीं। सॉन्ग यान की अगली मुस्कान में एक अजीब सा ठंडापन था। आप मुलेई को नहीं जानते? तो फिर लिन शियाओ यिंग का क्या? मुझे नहीं पता। लियाओ की आवाज लड़खड़ाई। यू मिनताओ? वो भी नहीं। लियाओ अब घबरा गया था। एजेंट ली? वो अचानक ली रो की तरफ घूमा। ये क्या मजाक है? तुम लोग तो बिजनेस डिस्कशन के लिए आई थी। ये लड़की तो मुझसे अजीब अजीब नाम पूछ रही है। ये कौन है? मैंने इन लड़कियों के नाम कभी सुने तक नहीं। पर उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे महसूस हुआ कुछ बहुत गड़बड़ है। वो नहीं जानता था कि सॉन्ग यान को उन तीनों के नाम कैसे पता चले, पर जो उसे मालूम था वो ये था, वो तीनों अब भी यहीं थीं और धीरे धीरे उसके चारों ओर घेरा कसने लगी थीं। पर जब यू मिन ताओ अपनी जान के लिए लड़ रही थी, प्रेसिडेंट लियाओ को उसकी आंखों से धीरे धीरे जीवन के लुप्त होते जाने में एक अजीब सी बीमार उत्तेजना महसूस हुई। रोमांच और आनंद एक साथ। वो हमेशा से जानता था कि उसके अंदर सैडिस्टिक प्रवृत्ति है, लेकिन ये लत इतनी गहरी है, उसे खुद भी नहीं पता था। खुद को परखने के लिए उसने लीरो से कहा कि एक और लड़की का इंतजाम करे। बदले में सॉन्ग लान को एक बड़े डायरेक्टर की फिल्म में रोल मिल जाएगा। लीरो ने सहर्ष हामी भरी, तुरंत लड़की का बंदोबस्त किया और उसे लियाओ की बाहों में डाल दिया। उस रात उसने जानबूझकर लिन शियाओ यिंग को मारा और तब उसे पूरा यकीन हो गया, उसे किसी और की मौत में आनंद आता है। और फिर मू लेई भी उसी लत की शिकार बनी। सॉन्ग यान भी उसी कतार की अगली शिकार थी। मगर कुछ तो था, कुछ ऐसा जो प्रेसिडेंट लियाओ समझ नहीं पाया। वो लड़की डराने लगी थी। उसे रोमांच नहीं, डर महसूस हुआ। और तब तीनों मरी हुई लड़कियां जो अब तक उसकी यांग ऊर्जा खींच रही थीं, एकदम से सतर्क हो गईं। मू लेई की आत्मा आगे बढ़ी। उसकी आंखें सॉन्ग यान पर टिकी थीं। क्या क्या तुम हमें देख सकती हो? सॉन्ग यान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक शांत रहस्यमयी मुस्कान दी। तीनों भूतनी ठिठक गईं। उनकी निगाहें भूखी सी थीं। क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो? हमारा बदला दिला सकती हो? लिन शियाओ यिंग बोली। उसकी जीभ गले से बाहर लटक रही थी। बोलना तक मुश्किल हो रहा था। इस आदमी ने और उस औरत ने हमें धोखा दिया, हमें मारा। हम सालों से भटक रहे हैं। सॉन्ग यान, तुम्हें क्या हो गया है? लीरो की तीखी आवाज उस पल की गंभीरता को तोड़ती है। तुम पागल हो गई हो क्या? उन औरतों का नाम क्यों ले रही हो जो मेरी रकम चुराकर भाग गईं? रकम? उसने क्या कहा? लगता है हमें ठग बनाकर पेश किया गया। इस औरत ने हमारी जान ली और अब हमें ही बदनाम कर रही है। तीनों आत्माएं जो अब तक प्रेसिडेंट लियाओ को निगलने में लगी थीं, अब गुस्से में ली रो की ओर बढ़ीं। तूने मेरी जान ली थी, वो भी पानी में डुबोकर। तुझे पता है डूबने और घुटने दोनों का दर्द क्या होता है? मुझे आज भी याद है वो शराब की बोतल जो तूने जबरदस्ती पिलाई थी। काश मेरा अध्यात्म इतना प्रबल होता तो तुझे हर रात मार डालती। मर जा लीरो, सीधे नरक में जा। तीनों की आवाजों में व्यथा, तड़प और हाहाकार था, पर लीरो को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसकी नजरें बस सॉन्ग यान के चेहरे पर थीं, जहां एक मनहूस मुस्कान फैली हुई थी। सॉन्ग यान चुपचाप तीनों की बातें सुनती रहीं और फिर बहुत ही ठंडे स्वर में बोली, सिस्टर रो, क्या तुम जानती हो कि बाथटब में घुटकर मरने का एहसास कैसा होता है? लीरो, तूने मेरी पीठ में छुरा घोंपा? प्रेसिडेंट लियाओ की आंखें गुस्से से लाल थीं।
उसकी उंगली सीधी लीरो की ओर उठी हुई थी। सोंगयान की बात सुनते ही उसे पूरा यकीन हो गया कि उसके राज को अगर कोई खोल सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ लीरो ही है। नहीं, नहीं प्रेसिडेंट लियाओ, मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने एक शब्द भी नहीं कहा इस लड़की से। लीरो का चेहरा फक्क पड़ गया। वो शातिर जरूर थी, लेकिन उसे अपने हद का भी पता था। वो जानती थी कि चाहे उसका करियर कितना भी ऊपर चला जाए, लियाओ जैसे बड़े आदमी के सामने वो बस एक प्यादे जैसी है। जब तक कोई मजबूत सहारा ना हो, वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। अगर तूने नहीं बताया तो फिर और कौन? क्या तू कहना चाहती है कि उन 3 लड़कियों की आत्माएं आकर उसे सब बता गईं? गुस्से से कांपते हुए प्रेसिडेंट लियाओ ने टेबल पर रखा शैंपेन की बोतल उठाई और उसे ली रो के सिर पर दे मारी। आह! ली रो की चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। उसका सिर फट गया था और लहू उसकी आंखों के सामने धार बनकर बहने लगा। दर्द में कराहती ली रो हाथ से सिर थामे खड़ी रही, पर उसकी आंखों में अब डर से ज्यादा नफरत थी, सोंग यान के लिए। इस चुप्पी की चालाकी थी। वो समझ गई थी कि सोंग यान पहले से जानती थी कि क्या होने वाला है, और वो इसी जाल में उसे फंसाना चाहती थी। तू समझती है कि तू बस यूं ही निकल जाएगी? तू जान गई है उन 3 की मौत के बारे में तो क्या हुआ? कौन तुझे सुनेगा जब तू भी उनके साथ किसी गुमनाम कब्र में दफना दी जाएगी? ली रो ने झपट कर अपने पीछे खड़ी सोंग यान की कलाई पकड़ ली। आज अगर मैंने तुझे सबक न सिखाया तो मेरा नाम ली रो नहीं। लेकिन तभी धड़ाम! एक जोरदार आवाज ने पूरे कमरे को सन्न कर दिया। लीरो हड़बड़ाई और जैसे तैसे अपनी आंखों से सामने का दृश्य साफ किया। प्रेसिडेंट लियाओ जमीन पर गिर चुका था। उसकी उंगली अब भी ली रो की ओर थी। मुंह कांप रहा था, सांसें उखड़ रही थीं, और चेहरा आतंक से फूला हुआ। हह, वो वो पीछे। प्रेसिडेंट लियाओ, चिंता मत कीजिए, मैं इस लड़की का इंतजाम कर लूंगी। पता नहीं इसे ये सब बातें कहां से पता चलीं, लेकिन जब आप इसका इस्तेमाल कर लेंगे तो मैं इसकी लाश को भी उसी कब्रिस्तान में फेंक दूंगी जहां बाकी को फेंका था। यकीन मानिए, वहां के कुत्ते इतने खतरनाक हैं कि 3 दिन में हड्डी तक नहीं बचती। प्रेसिडेंट लियाओ ने तेजी से सिर हिलाया। उसकी उंगली कांपती हुई हवा में उठी और उस शख्स की ओर इशारा करने लगी जो ली रो के पीछे खड़ा था। पीछे देख। उसकी आवाज गले में अटक गई। एक अजीब सी खराश और घुटन में डूबी फुसफुसाहट। ली रो का दिल धक से रह गया। ये क्या था? क्या सोंग यान ने उसके पीछे बंदूक तान दी थी? पर नहीं, अगर बंदूक होती तो प्रेसिडेंट लियाओ अब तक गॉर्ड्स को बुला चुका होता। फिर ये बदबू, सड़े हुए मांस जैसी दुर्गंध। क्या इस कमरे में कोई चूहा मर गया था? हड्डी तक नहीं बचेगी, है ना? एक पतली बिच्छू जैसी खुरदुरी आवाज उसके पीछे से आई और लीरो के रोंगटे खड़े हो गए। उसका शरीर सुन्न पड़ गया। उसका मन चीख रहा था, मत देखो, मत देखो। पर इंसानी दिमाग भी कितना अजीब है। जिसे नहीं करना चाहिए वो सबसे पहले वही करता है। उसकी निगाह अपने हाथ पर पड़ी, जो अब किसी इंसान का नहीं बल्कि एक सड़ी गली, खाल उधड़ी काली हड्डियों से ढकी उंगली का था। उह! लीरो ने मुंह पर हाथ रख लिया। उल्टी का एहसास उसके गले तक आ गया। वो झटके से हाथ छुड़ाकर पीछे मुड़ी, और वहीं उसने अपनी जिंदगी की दूसरी सबसे बड़ी गलती कर दी। पहली गलती, सोंग यान को इस होटल में लाना। क्या हुआ सिस्टर ली? क्या मैं अच्छी नहीं लग रही? लिन श्यूइंग की टूटी टांग जमीन पर घसीट रही थी जब वो अपनी ओर बढ़ रही थी। मैंने आज भी वो लाल ड्रेस पहनी है जो तुमने मेरे लिए चुनी थी। बिल्कुल वही, सेक्सी और चटपटी। वो कभी जल में खिले कमल सी सुंदर थी, अब एक चलती फिरती लाश। नहीं, नहीं, सबसे सुंदर तो मैं हूं, है ना? मूलेई ने सिर टेढ़ा किया। उसका आधा चेहरा खाया जा चुका था। एक आंख और दिमाग का टुकड़ा उसके कंधे पर गिरा। ओह, शायद रूसी थी। उसने हंसते हुए कहा, सिस्टर ली, तुम जानती हो जिंदा खाए जाने का कैसा एहसास होता है? यू मिन ताओ ने सड़ी मुस्कान के साथ पूछा। मुझे पानी में घोंट के मारा गया, लेकिन मेरी सांसें पूरी नहीं टूटी थीं। तुम जानती थीं, फिर भी तुमने मुझे उस कब्र में फेंक दिया।
जैसे जैसे भूखे कुत्ते मुझे नोचते रहे। तुम्हें अंदाजा है वो दर्द कैसा था? ली रो की जुबान तो जैसे गूंग गई थी। तीनों आत्माओं को देखकर उसका शरीर कांप रहा था। सांस लेना तक भारी लग रहा था। उनके टेढ़े मेढ़े सवालों का जवाब देना तो दूर की बात थी। क्या करूं? क्या करूं? उसके दिमाग में बस यही गूंज रहा था। तभी उसकी नजर सॉन्ग यान पर पड़ी, जो आराम से कुर्सी पर बैठी, एक हाथ में वाइन का गिलास थामे बिल्कुल शांत थी। हाँ, यही तो है। ये प्रेत आत्माएं सॉन्ग यान को छू भी नहीं रही थीं। इसका मतलब ये उसी के बुलाए हुए हैं। अगर सॉन्ग यान कहेगी तो ये भयानक आत्माएं तुरंत रुक जाएंगी। है ना? है ना? ली रो ने तुरंत सॉन्ग यान की तरफ चीखते हुए कहा, सॉन्ग यान, इन्हें रोक दो। अगर तुमने इन्हें रोक दिया तो मैं तुम्हें इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री बना दूंगी। बस इन्हें रोक दो प्लीज। आर्ग! उसकी चीख तब निकल गई जब मुंह लेई अचानक बिजली की तरह उसकी ओर झपटी। बस 1 सेकंड और होती तो उसका आधा चेहरा तो गया ही था। अरे, लेकिन क्या तुम ही नहीं थीं जो मुझे यहां लाई थीं ताकि मैं प्रेसिडेंट लियाओ को खुश कर सकूं और इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस बन सकूं? सॉन्ग यान ने एक भौं उठाते हुए कहा, फिर वाइन का एक घूंट लिया और होठों पर लगे कुछ बूंदों को धीरे से जीभ से साफ कर लिया। कमरे में मची तबाही से बेखबर वो पूरी तरह से नियंत्रित और शांत थी। अगर मैं प्रेसिडेंट लियाओ को जाने दूं तो वो तो मुझे फिल्म में लीड रोल दे ही देंगे, है ना? पीछे से प्रेसिडेंट लियाओ सर झुकाकर हाँ में सिर हिलाते रहे, जैसे कोई मुर्गी दाना चुग रही हो। हाँ हाँ, बिल्कुल। बस मुझे इस कमरे से निकलने दो। मैं तुम्हें लीड रोल भी दूंगा, अपनी कंपनी भी दे सकता हूं, जो चाहो। अब जान बची तो करोड़ों पाए, यही सोच रहा था वो। यहां तक कि उसे अपनी मोटी बीवी की याद आ गई। कम से कम वो औरत ऐसी तो नहीं थी जो भूत बुलाने का टैलेंट रखती हो। देखा? सॉन्ग यान ने वाइन का गिलास उठाते हुए कहा, मैं चाहूं तो इससे पूरी संपत्ति भी मांग सकती हूं और ये मुझे दे देगा। तुम कुछ और कोशिश करके देखो। ली रो का चेहरा काला पड़ गया। उसकी निगाहें उन तीनों आत्माओं की ओर गईं जो ऐसे खड़ी थीं जैसे बस हुक्म का इंतजार कर रही हों कि कब आत्मा खींच लें। लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। चाहे कितनी भी जलन हो रही हो या कितनी भी बेबसी महसूस हो रही हो, सॉन्ग यान ही उसकी जिंदगी की एकमात्र चाबी थी। खून का घूंट पीकर जैसे अपने ही जिगर का टुकड़ा निगल लिया हो, ली रो ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, तो बताओ सॉन्ग यान, तुम चाहती क्या हो? क्या करूं जिससे तुम इन्हें रोक दो? अब लीरो की हिम्मत नहीं थी कि वो सॉन्ग यान के सामने अकड़ दिखाए। ये औरत पहले से ही काफी डरावनी थी। अगर उसे नाराज कर दिया तो क्या होगा, कौन जानता है? सॉन्ग यान मुस्कुराई और अपने हाथ में पकड़ा वाइन का गिलास टेबल पर रख दिया। फिर उसने अपनी टांग पर टांग चढ़ाई और आराम से कुर्सी पर पीठ टिकाई। पैसे दो, उसने शांत स्वर में कहा। हाँ, हाँ, बस बता दो, कितना चाहिए? 1 लाख? 2 लाख? जितना कहोगी उतना दे दूंगी। तस्क! सॉन्ग यान ने जुबान चटकाई। क्या मैं कोई भिखारी लगती हूं? यकीन करो, अगर चाहूं तो इन्हें तुम्हें वैसे ही फाड़ खाने का हुक्म दे सकती हूं जैसे कब्रगाह के उन कुत्तों ने उन्हें खाया था। ली रो का शरीर कांप उठा। उसकी नजरें फिर से उन 3 आत्माओं पर गईं। फाड़ कर खा जाना? अगर वो भी उन्हीं की तरह बन गई तो शायद पहचान में भी ना आए। तो फिर कितना चाहिए? उसने कांपती आवाज में पूछा। 70 लाख युआन, 1 फूटी कौड़ी भी कम नहीं। तुमने मेरी पेमेंट से काफी चोरी की है ना? कम से कम 50 लाख युआन तो हड़प ही लिए। मैं तो बस वही ले रही हूं जो मेरा था, और बाकी के 20 लाख इन आत्माओं की सेवा का मेहनताना है। जब लीरो ने मुंह खोला तर्क करने के लिए, सॉन्ग यान ने बिना भाव बदले पूरा हिसाब किताब रख दिया। लीरो की बात गले में ही अटक गई, मगर उससे पहले कि वो कुछ बोलती, प्रेसिडेंट लियाओ बिजली की तरह दौड़े और उसे धक्का मारकर एक तरफ गिरा दिया। मिस सॉन्ग, आप कैश चाहती हैं या चेक? मैं 8 मिलियन युआन दे रहा हूं, बस मुझे जाने दो। 16 मिलियन युआन। सॉन्ग यान ने बीच में ही बात काट दी और एक तीखी मुस्कान फेंकी। प्रेसिडेंट लियाओ जैसे अमीर और ताकतवर आदमी जो चाहें कर सकते हैं,
किसी भी औरत को बुलाकर मार सकते हैं। अगर मैं आपसे सिर्फ 8 मिलियन लूं, तो क्या ये आपके रुतबे का अपमान नहीं होगा? सॉन्ग यान की बातों में जो व्यंग्य था, उसने प्रेसिडेंट लियाओ की रूह तक कंपा दी। मगर जान बचाना सबसे बड़ा धन था, सो उसने तुरंत अपना फोन निकाला और सॉन्ग यान को 16 मिलियन युआन ट्रांसफर कर दिए। लीजिए मिस सॉन्ग, पैसा भेज दिया है। अब प्लीज मुझे जाने दीजिए। सॉन्ग यान ने अपना बैलेंस देखा और मुस्कुरा उठी। उसका अकाउंट अब 10 मिलियन से ऊपर था। अरे, इतनी जल्दी क्या है? उसने गिलास रखते हुए कहा। सिस्टर ली ने तो अभी तक पैसे नहीं दिए। इतने सालों की पार्टनरशिप में तुम उसे इस मुसीबत में अकेला छोड़ दोगे? प्रेसिडेंट लियाओ तुरंत मुड़ा और गरजा, पैसा दे दो कमबख्त औरत। ली रो कांपते हुए फोन निकाल लाई और पैसे ट्रांसफर कर दिए। भेज दिए, अब जाने दो हमें। सॉन्ग यान ने बैलेंस चेक किया और सिर हिलाते हुए खड़ी हो गई। फिर उसने तीनों महिला आत्माओं की ओर देखा और बोली, जो मन करे करो, बस जान मत लेना, वरना मोक्ष नहीं मिलेगा।